अस्सलाम वालेकुम। धड़कनों के संग-संग रक़्स बिस्मिल किस्म बारात पहला हिस्सा लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। वलीद गर्वेज़ी का दफ़्तर मेलबोर्न के नए तरक्की याफ़्ता माहौलियाती ज़ोन में वाक़ था। इसके चारों तरफ बुलंद-बांग इमारतें थीं। ऑफ़िस पहुंचकर आफ़रीन ने कॉर्पोरेशन के रिसेप्शनिस्ट को अपना तारुफ़ दिया। रिसेप्शनिस्ट ने इसे फ़ौरन ऊपर जाने की इजाज़त दी थी। जब वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी, तो दूसरी तरफ से कोई लिफ्ट से बाहर निकला था। आफ़रीन ने उसकी पीठ देखी और उसे लगा वो अय्यज़ की माँ है, लेकिन उसने अपना वहम जानकर सर झटका। वो औरत पर्स हिलाती सीधा बाहर की तरफ बढ़ गई। उसने आफ़रीन की मौजूदगी नोट नहीं की थी। उस वक़्त लिफ्ट नीचे आई और दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुला, तो आफ़रीन की तवज्जो भी उस औरत से हट गई। अपने हवास बहाल करके आफ़रीन अपने ज़हन में कई शकूक व शुबहात लिए लिफ्ट में दाखिल हुई। उसे याद आया किस तरह वो ग्रीन माउंटेन वाले इलाके में अय्यज़ दुरानी से टकराई थी और आज वो अय्यज़ की माँ से टकराई थी। क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक था? वेट, लिफ्ट की कास्ट गर्वेज़ी, क्या वो अय्यज़ की माँ का रिश्तेदार हो सकता था? हालाँकि आफ़रीन ने अय्यज़ दुरानी के मुँह से कभी नहीं सुना कि उसका वलीद गर्वेज़ी जैसे ताकतवर शख़्स से कोई ताल्लुक़ है। ये सब सोचते और अंदाज़े लगाते इसका सर दर्द से फटने लगा था। उफ़! लिफ्ट मतलूबा फ्लोर पर पहुँच चुकी थी। वो ऑफ़िस पहुँची तो वलीद गर्वेज़ी एक मेहमान से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। ये देखकर वो एक तरफ खड़ी इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मेहमान बाहर गया, उसने आगे बढ़कर स्केच और रेंडरिंग वलीद साहब को पेश की। दरअसल मैंने अभी जोसेफ को फ़ोन किया था कि आपसे स्केच के बारे में पूछे, बिना आपको ताकीद किए। लेकिन मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि आपने पहले ही इसको मुकम्मल कर लिया है। सच में आप इंतहाई काबिल डिज़ाइनर हैं। वलीद ने मुस्कुराकर तौसीफ़ी कलिमात कहे। वलीद करवेज़ी ने इससे स्केच ले लिया। जब उसने अपनी नज़रें उठाकर आफ़रीन के चेहरे पर डालीं, तो उसकी सूजी हुई आँखें और चेहरे का पीलापन इससे मख़फ़ी नहीं रहा। वो लम्हा भर के लिए दंग रह गया। मिस यस्तानी, मुझे आप कुछ बेहतर नहीं लग रही हैं। क्या स्केच पर काम करते-करते आप थक गई हैं? आफ़रीन इसकी बात सुनकर हक्का-बक्का रह गई। पिछले 2 दिनों से रो-रो कर और सोच-सोच कर वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक गई थी। क्या इसके चेहरे से राज़ अयां हो रहा था? क्या वो वाक़ई थकी-थकी सी लग रही थी? हालाँकि घर से निकलने से पहले उसने अपने चेहरे पर थोड़ा-सा मेकअप लगाकर अपने चेहरे की थकन काफ़ी हद तक छुपाने की कोशिश की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वलीद करवेज़ी जैसा आदमी उसके चेहरे से उसकी थकन का अंदाज़ा लगा लेगा। नहीं तो, असल में मुझे हाल ही में हल्की-सी इंसोम्निया की शिकायत हुई है। वो बात बना गई, जिस पर वलीद सर हिलाकर रह गया। इसके ज़ाती ख़्याल के मुताबिक वो इसलिए इंसोम्निया की शिकार थी, क्योंकि अयीज़ और आबिश शादी करने वाले थे और वो इस मामले में आफ़रीन की कोई मदद नहीं कर सकता था। लेकिन उसे आफ़रीन पर दिल की गहराइयों से तरस आया था। काश! वो इसकी कोई मदद कर सकता। थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आया, वो इन्विटेशन कार्ड तो छुपाना भूल ही गया था, जो उसकी बहन अभी देकर गई थी। लेकिन उसे देर हो गई थी। आफ़रीन की नज़रें टेबल पर रखे इन्विटेशन कार्ड पर जमी हुई थीं। सुर्ख रंग का कार्ड, जिस पर सुनहरी रंग के अल्फ़ाज़ कुंदा किए गए थे। आयेज़ दुरानी वेड विद आतिश दुरानी। लगता है आप यज़दानी और दुरानी ख़ानदान को जानते हैं। आफ़रीन ने बगौर कार्ड पर नाम पढ़ते उसे मुस्कुराकर देखा। ये बस हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं। वलीद हल्का सा खांसा और कार्ड उठाकर एक साइड पर रखा। वो परेशान हो गया था कि अगर आफ़रीन को पता चला कि वो हकीकत में अय्यज़ का मामू है, तो यकीनन एक तनाज़ा जन्म लेगा। इन सब बातों के बावजूद आफ़रीन आफ़रीन एक जवान और जज़्बाती सी लड़की थी। इस लम्हे की तलख़ी के असर में आकर वो इसका विला डिज़ाइन करने से इनकार भी कर सकती थी। वो वाक़ई इसके लिए दिल से अफ़सोस महसूस कर रहा था। वो इसकी मदद भी करना चाहता था, मगर बात छुपा गया। ओह! वलीद का जवाब तकरीबन वैसा ही था, जिसकी आफ़रीन को तवक्को थी। मैं आपको इस स्केच की तफ़सील बताती हूँ मिस्टर वलीद। इसकी बात पर वलीद करवेज़ी ने फ़क़त सर हिलाया। वो चूँकि इस फ़ील्ड में प्रोफ़ेशनल बिल्कुल नहीं था, इसलिए स्केच की डिटेल समझने का इल्म भी नहीं रखता था। शुरू में आफ़रीन स्केच की वज़ाहत करते हुए ऑफ़िस की मेज़ के बिल्कुल सामने आके खड़ी थी। लेकिन ये ज़ाविया काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि स्केच इसकी ज़ाविया निगाह से उल्टा था। आप यहाँ आ जाएँ, वलीद ने उसकी मुश्किल देखते हुए अपने दाएँ तरफ आने का इशारा किया।
ولید کی طرف سے اجازت ملنے پر آفرین میز کے پاس سے گزر کر اس کے دائیں جانب چلی آئی۔ وہ اسکیچ پہ جھکی، پھر ایک جگہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کتابوں کو کپ بورڈ میں رکھنے کے لیے یہ جگہ کافی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے یہاں ایک اور کتار کا اضافہ کیا ہے۔ ولید کرویزی نے اس کی لمبی اور پتلے انگلیوں کو دیکھا جو بانس کی ٹہنیوں کے سروں سے ملتی جلتی تھی۔ وہ بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، اگرچہ اس کا کندھا اس سے کچھ دور تھا، لیکن وہ اس کے بالوں سے نکلنے والی مسحور کن خوشبو کو سونگھ سکتا تھا۔ اس انڈسٹری میں برسوں کام کرتے، اس نے ہمیشہ اپنے آس پاس کی خواتین ورکرز میں سے آتی پرفیوم کی تیز خوشبو سونگھی تھی۔ آفرین جیسی خواتین نایاب تھیں جنہوں نے قدرتی خوشبو کو برقرار رکھا ہوا تھا، اور آفرین سے آتی اس قسم کی قدرتی خوشبو نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ بنا کوئی تاثر دیے ولید نے ایک نظر اپنے قریب کھڑی لڑکی پر ڈالی جس کے بال گہرے رنگ کے صاف اور چمکدار تھے۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے روایتی طرز کا بند گلے کا سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنی شاندار شخصیت اور روشن آنکھوں کے ساتھ کافی خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ وہ کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، لیکن اس کی یہ حالت بھی ولید کے اندر خواہشات ابھار رہی تھی۔ اس کے اندر بے اختیار اس کی خواہش جاگی تھی، اس کی حفاظت کی خواہش۔ مسٹر ولید، کیا آپ اس طرح کی ارینجمنٹ سے مطمئن ہیں؟ آفرین کی آواز نے اسے یکایک ہوش کی دنیا میں لاڑ پٹخا۔ یس یس اٹ لکس گریٹ، ریئلی گریٹ۔ وہ چونک کر جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ ایک سحر تھا جو یکایک ٹوٹ گیا تھا، ایک فسوں تھا جو اچانک مدھم پڑ گیا، لیکن اس کا پورا وجود اس کے زیر اثر آ گیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر ولید کرویزی تھوڑا شرمندہ ہوا تھا کیونکہ وہ ابھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے میں پوری طرح ناکام رہا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آفرین مکمل اس سے غافل رہی، شاید اس لیے بھی کہ کل رات یوں ہی بھیگے کپڑوں میں رہنے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کے بعد آفرین نے اگلے 20 منٹ اس اسکیچ کو تفصیل سے بیان کرنے میں صرف کیے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ یقیناً ولید کرویزی اس نقشے میں کسی طرح ترمیم کرنے کی درخواست کرے گا۔ آفٹر ایک ڈیزائنر ممکنہ طور پر اپنے کلائنٹ کی ضروریات کو 100% پورا نہیں کر سکتا۔ میں بہت حد تک مطمئن ہوں ایسا کچھ نہیں ہے جس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہو، بس اس منصوبے کی بنیاد پر اسے کل سے شروع کر دیں۔ ولید نے استحکام سے کہہ کر جیسے بات مکمل کر کے رضامندی دے دی۔ اتنی جلدی آپ کو کسی تاریخ کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آفرین حیران ہوئی۔ میں اس قسم کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میری خواہش ہے کہ رینوویشن کا کام جلدی مکمل ہو جائے تاکہ میں جلد از جلد وہاں شفٹ ہو سکوں۔ فی الحال میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں جو ہمیشہ مجھے شادی کرنے پر زور دیتے ہیں، اور مجھے یہ پسند نہیں۔ ولید کرویزی نے کچھ طنزیہ اور کچھ مزاحیہ انداز میں کہا۔ اوہ، آپ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں مسٹر کرویزی؟ آفرین نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ ولید نے ابرو اٹھا کر اس کی حیرت کو دیکھا۔ کیا میں آپ کو شادی شدہ لگتا ہوں؟ آپ کی پختگی اور آپ کے کریئر میں کامیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ آفرین نے شانے اچکار کر عام سے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نہیں ہوں۔ ولید نے یہ الفاظ صاف اور پختگی سے کہے جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ ان میرڈ ہے۔ اس دوران اس نے آفرین کے تاثرات کو غور سے دیکھا۔ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، عام سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ ایست کے ناقص فیصلے کے بارے میں سوچ کر اس نے ایک گہری سانس چھوڑی۔ یہ لڑکی مادہ پرست اور تنگ نظر قسم کی بالکل نہیں تھی۔ اسے ایست کی چھوٹی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ یہاں سے واپس جاتے ہی میں تزئین و آرائش کی ٹیم کے ساتھ اس معاملے پر بات کروں گی اور ان سے کل ہی سے تزئین و آرائش کا کام شروع کرنے کو کہوں گی۔ مڑ کر واپس جانے سے پہلے آفرین نے ہاتھ ہلایا۔ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ایس نے ولید کو کال کی۔ ولید ماموں، کیا واقعی آپ نے گرین ماؤنٹن میں اپنے دوست کے ولا کی رینوویشن کے لیے سمٹ کو چنا ہے؟ یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہے جس نے مجھے صبح سویرے آفس میں آ کر پریشان کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے آئندہ پریشان نہیں کرو گے، بدماش کہیں کے، اور تم نے اپنی ماں کو اسی لیے آگے کر دیا۔ ولید کرویزی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات سنو بھانجے، یہ آخری بار ہے، آئندہ مجھ سے یزدانی کے خاندان کے معاملے میں مدد کرنے کو مت کہنا۔ اٹس اوور۔ ولید نے تنبیہ کی۔ ولید ماموں، آخر آپ کو انکل یزدانی کی فیملی سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک بات واضح کر دوں، یزدانی فیملی کی شادی کا تعلق دورانی فیملی سے ہے، مجھ سے نہیں۔ اس نے بات ختم کرتے ہی فون ٹھک سے بند کر دیا۔
हर बार जब-जब उसने आफ़रीन को देखा था, वो जाफ़र यज़दानी और सालिया यज़दानी के खिलाफ होता गया। कितना अजीब था ये! इन लोगों का 2 बेटियों से सलूक किस कदर नारवा था। ये किसी हद तक नहीं, बल्कि बहुत हद तक अनफ़ेयर था। एक तरह से हद दर्जा की नाइंसाफ़ी थी, जो आफ़रीन के साथ ये लोग कर रहे थे। अब ये बात वो अच्छे से जान रहा था। शाम के 6 बजे वो काम से फ़ारिग होकर आफ़रीन पहले क्लिनिक गई, बुखार की मेडिसिन ली और थकी-थकी वापस घर में दाख़िल हुई। डिनर के वक़्त भी शहराम घर नहीं आया था। रात के खाने के बाद वो बिल्ली को लेकर बाहर कोर्टयार्ड में चहलकदमी करने लगी। फिदी बिल्ली वॉक करते-करते थक सी गई थी, इसलिए वो बाड़ पर लेटी पड़ोसी के बच्चों के एक ग्रुप को बास्केटबॉल खेलते हुए खामोशी से देखने लगी। पड़ोस की एक औरत जो खुद भी अपनी बिल्ली को वॉक पर लेकर आई थी, फिदी बिल्ली को देखकर आफ़रीन के करीब आई, मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हारी बिल्ली यकीनन 1 महीने में बच्चों को जन्म देने वाली है। आफ़रीन इसकी बात पर दंग रह गई। मैम, आपको यकीनन गलतफ़हमी हुई है। मेरी बिल्ली बस थोड़ी-सी मोटी हो गई है। आफ़रीन ने इसकी गलतफ़हमी दूर करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि मुझे कोई गलतफ़हमी हुई है। एक दिन इत्तेफ़ाक से मैं तुम्हारे शौहर से टकराई थी और ऐसे ही उससे इस बारे में पूछ लिया था। तुम्हारे शौहर ने ये बात मान ली थी कि उसकी बिल्ली प्रेग्नेंट है। परवीन पड़ोसन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मेरे शौहर? क्या ये ख़ातून शहराम की तरफ इशारा कर रही है? यकीनन, शहराम अक्सर फिदी बिल्ली को लेकर पार्क में वॉक के लिए आता था, जबकि बिल्ली प्रेग्नेंट यकीनन नहीं थी। मैम, मुझे यकीन है कि आपने शहराम के अलावा किसी और आदमी को देखा होगा। उसने खातून की बात को झुठलाया। इसका इम्कान ही नहीं है। मैं थोड़ी दूर अंदेश हूँ, लेकिन आपके शौहर की शक्ल ऐसी है कि पड़ोस में कोई और इससे मुशाबहत नहीं रखता। यहाँ तक कि टीवी पर मशहूर शख्सियत भी इसकी तरह खूबसूरत नहीं है। मज़ीद ये कि मेरी बिल्ली आपकी बिल्ली से काफ़ी मानूस है, क्योंकि वो कई बार एक साथ खेल चुकी हैं। जब वो खातून बोल रही थी, इसकी बिल्ली वहीं आ गई। फिदी बिल्ली ने उसकी बिल्ली को देखकर फ़ौरन मियाऊँ की आवाज़ निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पुरानी जानने वालियाँ हों। आफ़रीन ये देखकर काफ़ी संजीदा हुई और ये जानकर कि इसकी बिल्ली प्रेग्नेंट है। हैरत की बात ये कि वो ही नहीं जानती थी और बड़ी बात ये कि फिदी बिल्ली हकीकत में फ़ीमेल थी। हैरत! अल्लाह! और वो ये समझ रही थी कि फ़िदी मेल बिल्ली है। शायद उसकी वजह ये थी कि फ़िदी हमेशा आफ़रीन को परेशान करती थी। इसके अलावा इसका नाम भी कुछ मर्दाना लगता था। लगता है आपकी बसारत काफ़ी कमज़ोर है यंग गर्ल। इसके बड़े हुए पेट से कोई भी वाज़ेह तौर पर बता सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या आपके शौहर ने आपको नहीं बताया? खातून ने इसकी हैरत पर जैसे मीठा सा तंज़ किया। मैं डैम इट! आपकी मेहरबानी मैम जो मुझे याद दिला दिया। ये ऐसा है कि मैं पहली बार एक बिल्ली पाल रही हूँ, इसलिए कुछ ख़ास वाक़फ़ियत नहीं रखती। आपका शुक्रिया। उसने लब भींच कर बात सँभाली। काफ़ी शर्मिंदगी से खातून को अलविदा कहने के बाद वो बिल्ली को उठाकर टैक्सी लेकर एक वेटनरी अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टर ने बिल्ली का अल्ट्रासाउंड करने के बाद अपनी ऐनक उतारी और मुस्कुराकर कहा, आप पुरसकून रहें यंग लेडी, आपकी बिल्ली बहुत जल्द बेबीज़ जन्म देने वाली है। आफ़रीन के ज़हन में पिछले अरसे के दौरान के वाक़यात फिरने लगे। बिल्ली का उल्टी करना, शहराम का इस पर गुस्सा करना और घर से निकाल देना। बाद में किस तरह इस पर एहसान करके फिदी की केयर टेकर के तौर पर घर में रहने की इजाज़त देना। पज़ल के सारे टुकड़े जुड़ते गए। पज़ल हल हो गया था। आफ़रीन जैसे चौंकी थी। इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर ये खबर हज़म कर पाती, बिल्ली महज़ प्रेग्नेंट ही है कि एक नई खबर ने उसके औसान ख़ता कर दिए कि बिल्ली जल्द ही बेबीज़ जन्म देने वाली है। वैसे मुकर्ररा तारीख में अभी 10 दिन बाकी हैं, डॉक्टर ने मज़ीद कहा। इन दिनों इस पर कड़ी नज़र रखिएगा। वैसे भी इसकी खाल काफ़ी नरम और चमकदार नज़र आ रही है। इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये आम तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खा रही है और काफ़ी फ़िट नज़र आ रही है। इसे कुदरती तौर पर बेबीज़ जन्म देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर बिल्ली के सर पर हाथ फेरते हुए तारीफ़ करने लगा। डॉक्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि प्रेगनेंसी में बिल्लियाँ उल्टी करती हैं? आफ़रीन ने अपना शक दूर करना चाहा। कुछ बिल्लियाँ उल्टी करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान इनकी भूख की ख्वाहिश भी बाज़-औक़ात ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर ने तफ़सीली जवाब दिया। ख़ाइब दिमागी के साथ आफ़रीन अस्पताल से निकली आई। इस समय वो ये सोच-सोच कर गुस्सा खा रही थी कि उस घटिया शहराम के हाथों धोखा खा गई। उसकी इतनी हिम्मत! टाइमलाइन के मुताबिक शहराम को हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान ही फिदी की प्रेगनेंसी का पता चल चुका था, जिस दिन उसने उल्टी की थी। जब बिल्ली ने उस दिन इसीलिए उल्टी नहीं की कि आफ़रीन ने उसे चिप्स और गोश्त खिला दिया था,
बल्कि इसका आसान मफ़हूम यही था कि बिल्ली प्रेग्नेंट थी और वो इस सारे रस्ते के दौरान खुद को ही कसूरवार समझती रही या उसे कसूरवार जाना गया, जबकि हकीकत कुछ और थी। शहराम इसे चाल चल गया था, जबकि आफरीन ने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन शहराम ने उस पर एक ठप्पा लगा दिया था, जिसकी वजह से वो हर बार जब भी फिदी को देखती थी, खुद को इंतहाई कसूरवार महसूस कर गई। वो धोखा खा गई थी। बस यही एक ख्याल था जो उसे कचूके मार रहा था। शहराम ने इसे 2 बार बचाया था। अगर ये बात ना होती, तो वो यकीनन भागते हुए उसे ज़ोर से 2 बार थप्पड़ ज़रूर मारती। इसे इख़्लाक़ के तौर पर हक़ किसने दिया कि जब भी वो घर में देर से आए, तो फिदी बिल्ली को वजह बनाकर उसे बेइज़्ज़त करे? बदमाश शहराम। वो तपी हुई घर पहुंची तो शहराम अभी तक घर नहीं आया था। इसका इरादा अब शहराम से दो दो हाथ करने का था। लेकिन हुआ ये कि दवाई लेकर वो इस कदर गाफिल हुई कि पता ही नहीं चला कि शहराम कब आया और वो सोती रह गई। सुबह जब वो बाथरूम में दांत साफ कर रही थी, तो उसने मास्टर रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसके साथ ही उसने जल्दी जल्दी अपना मुंह साफ किया और फौरन बाहर निकल आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहराम के चेहरे के तासुरात सर्द हो गए, जैसे वो इसके सामने उससे माफ़ी मांगने आई हो। ऐसा ख्वाब ही हो सकता है। तुमको पहले से ही फिदी की प्रेगनेंसी का इल्म था, ठीक कहा ना? आफरीन ने अपनी बात पूरी करने के बाद उसके चेहरे को बगौर देखा। अगरचे उसके तासुरात में हल्की सी तब्दीली आ गई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इसका चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो गया था। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है? शहराम ने सरतमौरी से उसे देखने की बजाय दूसरी तरफ देखा। बनने की कोशिश मत करो शहराम। तुमने पड़ोसन को बताया कि बिल्ली प्रेग्नेंट है। वो इसके सामने आ गई, जिस पर शहराम ने नासमझी से उसे देखा। जब मैंने वेटनरी जाकर उसके मुतालिक मालूम किया तो मुझे बताया गया कि ये जल्द ही बच्चे जन्म देने वाली है। उसने उल्टी इसीलिए की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए नहीं कि मैंने उसे कुछ खिला दिया था। वो बोलते-बोलते तेज हो गई, फिर यूं ही लापरवाह बना देखकर और ज्यादा गुस्सा हुई। शहराम, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ समझकर और धोखा देने में मजा आता है? वो चीखी थी। शहराम का चेहरा स्पार जरूर था, लेकिन वो अब कदरे शर्मिंदा नजर आया। देखो आफरीन, बेहतर है कि तुम पर यह बात वाज़ेह कर दूं। ये तुम ही थी जो आगे बढ़ना चाहती थी और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें घर में रहने का मौका दिया। तो क्या मुझे इस झूठ बोलने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए? आफरीन ने दांत पीसते हुए पूछा। क्या तुम इस वक्त यहाँ आकर रहने पर खुश नहीं थी? मज़ीद ये कि मैंने तुमको 2 बार बचाया भी। अगर ये मैं ना होता तो क्या तुमको लगता है कि तुम अभी यहाँ मुझसे इस तरह खड़ी होकर इस अंदाज में बात करने की काबिल हो सकती थी? बोलो। शहराम दंग था। ये औरत नहीं जानती थी कि उसकी सही जगह कौन-सी है। जब इसके पास पैसे नहीं थे, रहने को जगह नहीं थी, तब वही था जो इस पर मेहरबान होकर उसे रहने का ठिकाना दिया था। और अब वो इससे किस तरह बात कर रही थी? इसकी बात पर आफरीन जैसे गड़ कर रह गई थी। एहसान दर एहसान ही तो किया था उस शख्स ने इस पर। और खुद उसने क्या किया? उसने वाकई में इससे बुरा सलूक किया। क्या वह ऐसे सलूक का मुस्तहिक था कि उसके खाने में नशावर चीज मिलाई जाती? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि इस पर उंगली उठा सके? इसको ऐसा करने का ये हक किसने दिया? आफरीन परेशान होकर सोचे गई। इसके सारे अल्फाज कहीं खो गए थे। वाकई उसे क्या हक था इस पर उंगली उठाने का, जबकि खुद उसने ज्यादा बुरा सलूक रवा रखा था। ये सच था कि वो उसका मुहाफिज था, लेकिन ये इसका मतलब नहीं था कि वो उसको धोखा देता। चलो ये भी मान लिया कि आफरीन ही थी जिसने सबसे पहले गलत इरादे से उससे रिश्ता बनाया। वो वाकई मुस्तहिक थी कि उससे धोखा दिया जाता। मध्यम पड़ती नम नजरों से उसने कोई और लफ्ज नहीं बोला, बस खामोश रह गई, जिसे देखकर शहराम और ज्यादा पुरएतमाद नजर आने लगा, जैसे इसे कमजोर करके पुरसकून हो गया हो। आफरीन, तुमको वाकई अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर यहाँ बात बिल्ली की प्रेगनेंसी की ना होती और इसे किसी भी चीज़ की देखभाल की ज़रूरत ना होती, तो मैं यहाँ तुम जैसी लड़की को कभी बर्दाश्त ना करता। शहराम ने इस पर इस रिश्ते की हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो इसके लिए कुछ महसूस नहीं करता। वो यहाँ सिर्फ एक केयर टेकर थी, इसके सिवा इसकी कोई अहमियत नहीं थी। आफरीन ने मुफ्त में ही बड़े-बड़े ख्वाब देख लिए थे, तवक्कुआत वाबस्ता करनी थी और बेबुनियाद तवक्कुआत इंसान को खुद ही बर्बाद कर देती हैं। ये कहना मुश्किल है कि आफरीन वहाँ से भी किस दिल से वापस कमरे में गई थी। उसे सच में चक्कर आ रहे थे। जिस दिन से वो शहराम से मिली थी, हर गुजरता दिन उसके शकूक में इजाफा करता जा रहा था, जैसे वो दिन ब दिन निंजा टर्टल में तब्दील होती जा रही थी।
क्या उसे अपनी राह बदलने में वाक़ई देर हो गई थी? अगर इससे पहले मालूम होता कि सफ़र कितना मुश्किल होगा, तो वो यकीनन शहराम के करीब ना आती, चाहे वो कितनी ही रंजीदा क्यों ना होती। लेकिन इस वजह से अपना काम तो नहीं छोड़ सकती थी। 8 बजे वो वहाँ से गाड़ी दौड़ाती हुई विला पहुँची, जहाँ उसने शहराम सूरी को जाते हुए देखा था। वहाँ पहुँचकर वो दंग रह गई, क्योंकि आबिश यास्तानी और जमशीद को उसने वहाँ जाते देखा था। ये तो शहराम सूरी का विला है। फिर क्या शहराम ने आबिश को रेनोवेशन का काम दिया है? आफरीन मुकम्मल गायब दिमागी के साथ गाड़ी वापस दौड़ाती प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी पहुंची। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अमल से निमटने के दौरान उसने पूछा, मैंने आज रेनोवेशन के वर्कर्स को ब्लॉक B2 में दाखिल होते देखा है। क्या वो इस जगह की डिज़ाइन और आराइश कर रहे हैं? हाँ, डिज़ाइन और आराइश की रकम भी अदा कर दी गई है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदे ने कहा, ये कौन सी रेनोवेशन कंपनी है? आफरीन मुतजस्सिस थी। सिमत, मुख्तसर जवाब दिया गया। आफरीन तो ये सुनकर सुन सी हो गई। सिमट, होंठों के अंदर लफ्ज़ थरथराया। उस लम्हे आफरीन को अपने अंदर से एक और वाहिद सहारे के तबाह होकर ढह जाने की आवाज़ आई थी, जिसने शहराम और खुद इसके एक साथ जोड़े रखा था। अगर इसने पहले ही उससे इस बात का जिक्र किया था, ये सिर्फ इसका तबसरा था। इसने जो कहा था उसे शुमार नहीं किया जा सकता था, जब तक कि शहराम उसे मंजूर ना करता। इसके बावजूद आफरीन को बहुत कम तवक्को थी कि शहराम वाकई में आबिश को ये प्रोजेक्ट देगा। यकीनन शहराम को इस बात पर भी कोई शक नहीं था कि आबिश ने आफरीन का डिज़ाइन चोरी किया था, या यज़दानी ख़ानदान ने इसे पुरानी दूर-दराज़ वीरान में कायम हवेली में कैद किया था। आफरीन खुद भी ये बात पहले दिन से ही जानती थी कि वो शहराम के दिल में कहीं भी नहीं है, किसी भी मकाम पर नहीं है, यहाँ तक कि वो इससे कदरे बेज़ार था, तंग आ चुका था। सिर्फ़ ये कहते हुए कि वो दोनों काफ़ी अरसे से साथ रह रहे हैं, इसलिए खुद वो ही थी जो इसके कपड़े धोती थी, खाना पकाती थी, घर साफ़ करती थी और बिल्ली की देखभाल भी कर मदद करती थी। क्या वाक़ई शहराम ने ये सारी बातें अपने दिमाग से मिटा दी थीं? मज़ीद ये कि जाफ़र यास्तानी और आबिश यास्तानी जैसे बेअसूल लोग इस काबिल नहीं थे कि इन्हें बर्दाश्त किया जाता, या इनकी किसी मामले में हमायत की जाती। नहीं थे वो इस काबिल, बिल्कुल भी नहीं। और अब जबकि शहराम इनका साथ दे रहा था, जिसका साफ मतलब यही था कि वो खुद भी बेअसूल और एक घटिया शख्स है। वो खुद से ही खुद की बातें करती जा रही थी। एहसास ऐसे था कि जा ही नहीं रहा था। ज़िंदगी में कभी वो इस कदर परेशान और रंजोर नहीं हुई थी। हमारा अलमिया है कि हमको सिर्फ सामने की चीज़ ही नज़र आती है और दूसरा सिरा ओझल हो जाता है। तब दिल में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाल लेता है। जब 2 फ़रीक़ैन में ज़हनी हम-आहंगी ना हो, तो तब यूँ ही दिल में बाल आ जाता है। और आफरीन के दिल में भी बाल आ चुका था, जिसका मौका शहराम की मुसलसल बेरुखी ने दिया था। जब आफरीन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी से बाहर आई, इसकी आंखें बर्दाश्त की हद से सुर्ख हो रही थीं। उसे चक्कर आ रहे थे। कल जो उसने बुखार की दवा ली थी, लगता उसने कल असर नहीं किया था, और अब इतनी जल्दी बुखार में उठकर मुतहर्रिक होने से वो बमुश्किल अपना तवाज़ुन कायम रख पा रही थी। इसके बावजूद वो खुद को गिरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि गिर जाने से कोई भी ऐसा नहीं था जो आकर उसे थामता और उसे गिरने से बचाता। ऐसा कोई हमदर्द अब इसके पास नहीं बचा था। खराब तबीयत के बावजूद भी आफरीन वलीद करवेज़ी की विला की रेनोवेशन के काम पर आ गई। वो पूरा दिन साइट पर रही। दोपहर को वलीद करवेज़ी अपने हाथों में कुछ तोहफ़े थामे चला आया। ये एक तरह से अमले के काम की तारीफ के तौर पर था। कदरे मोटे लिफाफे को देखकर वो हैरान हुई। करवेज़ी साहब, ये बहुत ज़्यादा है। मैं यकीनन इसकी मुस्तहिक नहीं हो सकती। आफरीन का लहजा थका-थका सा और फॉर्मल था। ये महज़ आपके काम की तारीफ के लिए छोटा-सा नज़राना है। वो इसके चेहरे को बहुत देखते हुए बोला, मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आप बीमार हैं? ग़ालिबन आम सा ज़ुकाम है बस। आफरीन ने साइट के काम पर नज़र रखते लापरवाही से कहा। आप 2 दिन काम से ऑफ करें और घर जाकर मुकम्मल आराम करें। मुझे यकीन है रेनोवेशन का काम अपने मुकर्ररा शेड्यूल पर ही हो जाएगा। अब मैं इतना भी मतलबी बॉस नहीं हूँ। वलीद दरवेज़े की आवाज़ कदरे धीमी और नरम सी थी। उसने सर हिलाकर रज़ामंदी दे दी। इसके साथ रहने वाले इसके शौहर से ज़्यादा इसकी परवाह एक बाहर के पराए आदमी को थी, जबकि इसकी परवाह करने का हक सिर्फ शहराम को था। लेकिन शहराम ने अपने रिश्ते को महज़ ज़बरदस्ती का सौदा कहकर इससे बेज़ारी जताई थी। उसने मुड़कर नहीं देखा था कि वो कैसी है। शायद वो अब इससे नफ़रत करने लगा था। वो क्यों कर इसके लिए परेशान होता?
और एक औरत किसी लापरवाह मर्द के साथ खुश नहीं रह सकती। आपका शुक्रिया परवेज़ी साहब। आफ़रीन ने शुक्रगुज़ारी से सर हिलाया और जाने की तैयारी करने लगी। अभी उसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसके ज़हन पर अंधेरा छा गया। वो बेख्तियार सर दोनों हाथों में थामे लहराई। इससे पहले कि ज़मीन बोस हो जाती, खुशकिस्मती से वलीद करवेज़ी इससे कुछ कदम ही दूर था। वो एकदम बढ़ा और गिरने से पहले ही दोनों बाजुओं से थाम लिया और उसे थामते ही उसके जलते जिस्म ने वलीद को हैरान कर दिया। ये लड़की बुखार से जल रही थी, जैसे किसी ने आग में तापा हो। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं हॉस्पिटल को भेजता हूँ। वलीद करवेज़ी ने फ़िक्रमंदी से उसे देखा। आफ़रीन ने खुद को कमज़ोर और कँपकँपाते हाथों से छुड़ाया। नहीं, मैं ठीक हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। यंग लेडी, इतनी सख्त ना बने। आप मेरे लिए काम कर रही हैं और अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आपकी सेहत का ख्याल रखूँ। उसे आराम से जवाब देकर वो उसे थामते हुए अपनी कार तक लाया और आगे बिठा दिया। अपने वजूद में फैली कमज़ोरी से लड़ते-लड़ते आखिरकार वो जल्द ही नाकाम हो गई और ऐसी ग़ाफ़िल हुई कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ है। बस उसे धुंधला से याद रहा है कि कोई पूरे सफ़र में थामे हुए हैं। फिर उसे अपने बाजुओं में कुछ चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई ज़ोर से उसे थामे हुए पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हो। जब उसे होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। इसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और पानी कतरा-कतरा इसके वजूद में दाखिल हो रहा था। इसके बेड के पास कुर्सी पर बैठा वलीद कुरैशी उसके लिए सेब काट रहा था। आपको 102 फ़ारेनहाइट बुखार था। मुझे तकरीबन आपको काम का बर्डन देने की तलाफ़ी करनी पड़ी है। उसे होश में देखकर वलीद ने हल्के-फुल्के लहजे में कहा, आपको तकलीफ़ देने की माज़रत चाहती हूँ। वो अपने नातवा वजूद से उठने की कोशिश करने लगी। मेरी बीमारी का काम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कल थोड़ी-सी ठंड लगी थी। मैं समझी दवा लेकर बेहतर हो जाऊँगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तबीयत इस कदर बिगड़ जाएगी। वो शर्मिंदा नज़र आने लगी, जिस पर वलीद उसे देखे गया। ये यकीनी तौर पर मेरी गफ़लत की वजह से हुआ है। आपको आज काम पर नहीं आना चाहिए था। वो शुरू से ही नरम मिज़ाज रहा था, अब भी नरमी से उसे टोके गया। आई एम सॉरी फॉर स्टार्टिंग द रेनोवेशन विद बैड लक। शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहती वो काफ़ी थकी-थकी सी लगी। इसकी मुसलसल मासूमियत भरी माज़रत सुनकर वलीद करवेज़ी के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट फैल गई। कोई बात नहीं, किसी को भी किसी भी वक्त सर्दी लग सकती है। बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा काफ़ी रोशन और मेहरबान नज़र आ रहा था। आफ़रीन इसकी मेहरबान मुस्कुराहट देखकर बेख्तियार शहराम को सोचे गई, क्या होता अगर शहराम भी वलीद करवेज़ी जैसी मेहरबान शख्सियत रखता। वो अपनी सोच की इस तब्दीली पर हैरान हुई। करवेज़ी साहब, आपका शुक्रिया। आपको यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। मुझे भी अपना दोस्त ही समझें और ये सोचना छोड़ दें कि आपकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। वलीद ने नरमी से कहकर उसकी तरफ सेब का टुकड़ा बढ़ाया। करवेज़ी साहब, आप तो मेरी टाँग खींच रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। वह इसकी नज़रों के ज़ाविये से हिलकर रह गई। अगर आफ़रीन पहले जैसी अमीर होती तो इसके लिए वलीद से दोस्ती करना कोई गैर मामूली बात ना होती। लेकिन अब वो एक आम सी डिज़ाइनर रह गई थी। इसकी पहचान कुछ भी नहीं थी। ना इसके पास घर था, ना दौलत थी। क्या ये मुमकिन था कि इसके बावजूद भी वो इसमें दिलचस्पी रखता? जो कुछ इसके बाद शहराम ने उसके साथ किया था, इसके बाद आफ़रीन की खुद-एतमादी निचली सतह पर आकर मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। सबके साथ ही यकसा सलूक करना चाहिए मिसेस दानी। मैं भी आम लोगों के जैसा ही हूँ, जिसे दोस्त की ज़रूरत पड़ सकती है। वलीद करवेज़ी को इसके लिए सख्त अफ़सोस हो रहा था। साथ ही जाफ़र यासानी, आबिश और अय्यज़ पर सख्त ताव आ रहा था। कैसे संगदिल लोग थे, जिन्होंने इस प्यारी सी लड़की के साथ बुरा सलूक किया था। आफ़रीन बीमारी में इस कदर ज़हनी तौर पर थक गई थी कि ज़्यादा सोचना भी उसके लिए मुहाल था। वो फिर से थक कर नीम बेहोश हो गई। उसने बुरी तरह बेचैनी महसूस करते हुए रिमोट कंट्रोल एक तरफ फेंक दिया। अभी रात के तकरीबन 10 बजे थे। ठीक है, वो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर रहा था। वो भला क्यों इंतज़ार करता? शहराम सूरी को काम से वापस घर आए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक आफ़रीन के आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। ना ही उसे फ़िदी की कोई परवाह थी, और ये हद से ज़्यादा था। कम ऑन फ़िदम, कम शॉपिंग फॉर फ्रूट्स विद मी। उसने बिल्ली को बाजुओं में उठाया। फ़िदी की मियाँव मियाँव काफ़ी देर तक चलती रही। यकीनन प्रेग्नेंट बिल्लियाँ बाहर जाने से अवॉइड करती हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती उठाकर बाहर ले आया। इसके पड़ोस में काफ़ी सारे शॉप्स थे, फ्रूट की सब्ज़ी के। वो चलता हुआ एक फ्रूट शॉप में गया। वो मुकम्मल गायब दिमागी के साथ किसी पल एक फ्रूट उठाता, उसे देखता,
फिर दूसरे ही पल उसे वापस रख देता। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या खरीदे। आफरीन अभी तक घर क्यों नहीं आई? फ्रूट स्टोर की मालकिन दरवाजे के साथ खड़ी चुपके से इसकी गैरमामूली खूबसूरत नौजवान को दिल ही दिल में तारीफ कर रही थी। आखिर क्या मसला है इस खूबसूरत आदमी के साथ? ये काफी वक्त से पूरे स्टोर में चकरा रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं खरीदा। स्टोर की मालकिन मुसलसल इसको ताड़ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसमें दिलचस्पी ले रहा हो, लेकिन कुछ कहने से शर्माता हो? इसके चेहरे पर शर्मसारी की एक लहर आकर गायब हो गई जब उसने उस आदमी के चेहरे के रंग बदलते देखे। गैर मुतवक्का तौर पर वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो तो इसके इकदाम पर दंग रह गई। जब उसने अपनी नज़र इस आदमी के ज़ाविये पर सीट सेट की, तो उसने बाहर रोड पर खड़ी एक रोल्स रॉयल्स देखी, जिसमें नहायत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली थी। वाओ! इसका मतलब ये था कि ये आदमी अपने धोखेबाज पार्टनर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बेऐब खूबसूरती के बावजूद भी उसे धोखा दिया गया था। अफ़सोस। रोड के दूसरी तरफ जाओ तो आफरीन वलीद गरवाज़ी का शुक्रिया अदा करती पाई गई। इसका शुक्रिया अदा करते हुए जूही मुड़ी, शहराम को लंबे-लंबे डग भरते फिदी को बाजू में उठाए अपनी जानिब आता देखा। आसमान से चाँद की पीली रोशनी उसके चेहरे के उदास तासुरात को ज़ाहिर कर रही थी। थकी-थकी सी, ज़र्द पड़ता चेहरा, शहराम को देखकर उसके कदम अपनी जगह पर बंध गए। उस दिन के बाद वो आधी रात को आ रहा था, लेकिन आज वह सवेरे मौजूद था। वो क्यों इतनी बदकिस्मत थी कि हमेशा रंगे हाथों बेकसूर ही पकड़ी जाती थी, जब भी कोई आदमी उसे लिफ्ट दे देता था। अगर वो यकीनी तौर पर ना जानती होती कि वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो वो ये समझती कि वो इंतज़ार में उसकी राह देख रहा है। लेकिन वो असल बात जानती थी कि ये आदमी उसके लिए इंतज़ार करता है या आड़ी पूछ कर सके। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आफरीन ने रुखाई से उसे देखा। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज़ अपना लेक्चर कल देना। मनफी ख़्यालात के असर में आफरीन ने बिना सोचे समझे ही गुस्से से कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम बीमार हो। तुम सारा दिन एक अजनबी आदमी के साथ गुजार कर थक गई हो। दुरुस्त? कुछ दिन पहले तुम्हें यहाँ एक पोर पुरसची ने छोड़ा था और आज आज तुम रोज़न राइस में आई हो और ये सच है, क्या नहीं है? वो तो जैसे सर से पैर तक जल भुन गया था। नॉट बैड आफरीन बेगम, तुम बहुत तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचना चाहती हो। क्या ये बात वो मर्द जानते हैं कि तुम किस कदर घटिया किरदार की औरत हो, जो किसी भी वक़्त किसी भी मर्द के बिस्तर पर जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? वो भी हॉस्पिटल से ड्रिप पूरी होने के बाद पहुँची थी। कुछ बेहतर फ़ील कर रही थी, लेकिन अब इस कदर इल्ज़ामात और रकीक जुमले सुनकर इसका दिमाग फिर से दर्द करने लगा था। इस कदर तौहीन, इस कदर ग़लीज़ जुमले, वो थकने लगी, जैसे हाँफने लगी और ये बहुत ज़्यादा था। वो ज़हनी तौर पर थक गई थी। ये आदमी माज़ी में उससे बमुश्किल ही बात करता था और अब इस कदर बोल रहा था। मैं तुमसे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती। लड़ाई करना एक थका देने वाला अमल था। जब भी वो मिलते थे लड़ाई ही होती थी और आफरीन के पास हिम्मत नहीं थी। वो अपनी बीमारी में थक गई थी। इसके अलावा ये जानकर कि शहराम ने आबिश को अपने विला की रेनोवेशन का काम दिया है, इसकी शहराम में दिलचस्पी खत्म हो गई थी। आफरीन ने खामोशी से सर झुका दिया और सीधे फ्लैट की तरफ थके-थके कदमों से जाने लगी। इसकी गैर मुतसलसल साविये ने शहराम को मज़ीद मुश्तइल कर दिया। आगे बढ़कर उसे ज़ोर से बाजू से पकड़ लिया। क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ? तो तुम अब मुझसे बात करना नहीं चाहती? तुमने अब मुझसे ज़्यादा अमीर मर्द ढूँढ लिया है? तुमने सारा दिन बाहर गुज़ारा। तुम सवेरे घर वापस नहीं आई। यहाँ तक कि आधी रात हो चुकी है। और क्या ये गलत है कि मैं इस पर तुमसे बाज़-पुरस कर सकूँ? शहराम की गिरफ्त इसके नरम बाजू पर सख्त हो चुकी थी, जिससे इसका बाजू दर्द करने लगा। लेकिन इसमें इतनी तवानाई ही नहीं थी कि इसकी सख्त गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ा सके। इसे सिर्फ मायूसी और थकन महसूस हो रही थी। आफरीन ने थकी-थकी सी नमनाक नज़रें उठाकर उसकी शोलाबार आँखों में देखा। अगर मैं घर में देर से आती हूँ तो आपकी सेहत पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मानती हूँ मैं आपके घर में रह रही हूँ। लेकिन मैं आपके लिए खाना पकाती हूँ और घर साफ़ करती हूँ। इसके बावजूद भी आपने मेरे लिए झूठ बोला कि मैंने उसका फिदी का पेट ख़राब किया है। आफरीन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन सख्त थी। बिल्ली अब से पहले बेहतर है। मैं इसकी प्रेगनेंसी की बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं। ना ही मैंने इसे प्रेग्नेंट किया है। आखिर में इसका लहज़ा तंज़िया हुआ था।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो। शहराम ने चीख कर इसे सर्द और सख्त नजरों से घूरा। इसका चेहरा गुस्से की तपश से आलूदा हो चुका था। इस औरत ने एक तो गलत किया, इसके बावजूद भी इसे इस तरह बहस कर रही है जैसे वो मासूम हो। ये मत भूलो कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कानूनी बीवी हूँ, लेकिन क्या कभी तुमने मुझे बीवी समझकर बर्ताव किया? तुम्हारी ज़ाती राय के मुताबिक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेशर्म औरत के सिवा कुछ नहीं हूँ। हर उस चीज़ से कमतर जिनको तुम जानते हो। आफ़रीन तंज़िया बोली थी, बशमूल आबिश और अय्यज़ के। अगर ऐसा है, तो फिर वो किस बुनियाद पर मुफ़ाहमत करे? शहराम तो इसके दबंग लहजे से गुस्से से लाल-पीला हो रहा था। उसकी बात पर तंज़िया मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है कि तुम ये बात जान गई हो। ये दुरुस्त है कि मैं पहले ये सब नहीं जानती थी, इसलिए सोचती रहती थी कि शायद कोई मौका मिल जाए। वो फीका सा हंसी। फ्रॉम नाउ ऑन जस्ट लीव मी अलोन। मैंने सिर्फ शादी का मुआहिदा किया था। हमने कोई रास्ता क्रॉस नहीं किया। हम अभी मीलों की दूरी पर हैं। अगर मैं यहाँ रहने पर मजबूर ना होती तो कब की जा चुकी होती। अफसुर्दगी से कहते आफरीन ने अपने लहजे को बहुत मुश्किल से काबू में रखा हुआ था, वरना दिल तो धाड़े मार मार कर रोना चाह रहा था। अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें याद तो है कि तुमने ही इस राह के लिए मजबूर किया था। इसका लहजा काफी सख्त था। मेरा भी तुमसे कुछ लेना देना नहीं है आफरीन बेगम। मैं खुद को इस गंदगी से आलूदा नहीं करना चाहता जो तुमको कहीं और से लाहक हुई है। हाँ, गंदगी। वो इसके रिलेशन को गंदगी से तशबीह दे रहा था। इसके लिए मियाँ बीवी का रिलेशन महज गंदगी था। आफरीन को यूं महसूस हुआ जैसे इसका खून उबल उबल कर इसके दिमाग को हिला रहा हो। उसने बेख्तियार दर्द से फटते सर को दोनों हाथों से थाम लिया। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। आज से पहले उसने सोचा था जब तक बिल्ली बच्चे नहीं जनते वो यहीं ठहरेगी। लेकिन अब मुश्किल था ठहरना। अब और नहीं ठहरना। नेवर। उसकी बात पर आफरीन के जर्दी माइल होंठों के कोने हल्की सी दुखी मुस्कुराहट में मुड़े। आज के बाद मिस्टर शहराम सूरी का घर मेरी गंदी मौजूदगी से आलूदा नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। क्या ये अब तुम्हारी एक नई चाल है? शहराम को तो इसकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आया था। उसे यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेगी, क्योंकि आफरीन ने शहराम के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी। इसीलिए शहराम बेयकीन था कि वो नहीं जाएगी। आफरीन ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और उसकी गिरफ्त से बाजू झटके से छुड़ाती फ्लैट की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने बैग उठाया और जो भी गिनती के कपड़े थे वो बैग में ठूंसने लगी। शहराम दरवाजे को देखने लगा, फिर मायूस होकर अपनी कमीज की ऊपरी दो बटन खोल दिए। उसे खुद अपनी हालत समझ में नहीं आ रही थी कि उसे क्या महसूस हो रहा है। क्या उसे अफरीन को रोकना चाहिए? ये औरत अदाकारी में यकीनन बहुत अच्छी थी। उसे आज भी अपनी गलती नजर नहीं आई। अगर वो किसी और मर्द के साथ घर ना आती तो उसे कभी इस तरह ना डांटता। लेकिन आफरीन ने सूटकेस बंद किया और इसका क्रेडिट कार्ड सामने टेबल पर रख दिया। मैंने इसमें से अपनी ज़ात पर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। जो भी खर्चा किया वो सबके घर के रोज़ाना अखराज के लिए था। इसकी बात पर शहराम ने दाँत पीसे। बहुत खूब कहा आफ़रीन बेगम, और वो जो मैंने तुम्हारे रोज़ के खाने-पीने और हॉस्पिटल में दाखिल होने पर खर्च किया, उसका क्या? उसने सर्द मुस्कुराहट से कहा। आफ़रीन ने इसकी बात पर सर उठाकर उसे हैरत से, दुःख से देखा। ये आदमी इतना मतलबी क्यों है? क्या होता अगर वो इतना मतलबी ना होता? लेकिन खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक खुदगर्ज़ शख्स था। उसे याद आया कि ज़ैन से बचाते हुए शहराम ने उसे किस तरह गले लगाया था, किस तरह उसके लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। क्या वो आज से पहले अंधी थी? हाँ, यकीनी तौर पर अंधी हो गई थी। तभी तो पहले ये इसके लिए फ़ीलिंग्स रखी और बाद में शहराम जैसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी। इसके लिए तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कल जैसे ही एडवांस पेमेंट मिलेगी मैं तुम्हारा हिसाब बेबाक कर दूँगी। एक सर्द आह के साथ उसने बिना उसकी तरफ देखे सूटकेस घसीटा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे जाते देखकर फिदी बिली मायूसी से उसके करीब आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। आफरीन ने झुककर इसके सर पर हाथ फेरा। मुझे माफ करना फिदी, मैं तुम्हारा और ख्याल नहीं रख सकती। अपना ख्याल खुद रखना। आंसू बेअख्तियार झुकी आंखों से गिरकर उसके गाल भिगोने लगे। वो उठी और बहते हुए आंसू अपनी दाएं हथेली की पुष्ट से पूंछ लिए। फिदी इधर आओ।
शहराम पीछे से धाड़ पीछे से शहराम की धाड़ सुनाई दी। उसने सोचा आफ़रीन महज़ दिखावा कर रही है, वो फिर वापस आ जाएगी। आफ़रीन, जा रही हो, लेकिन अपने फ़ैसले पर अफ़सोस मत करना, क्योंकि एक बार जब तुम ये दहलीज़ पार कर लोगी, तो मैं तुमको बिल्कुल भी वापस नहीं लेकर आऊँगा, चाहे तुम इसके लिए घुटनों के बल गिरकर भीख माँगती रहो। तपा-तपा सा लहज़ा, चबा-चबा कर अल्फ़ाज़ कहे गए। परेशान मत हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसने अपने कदम उठाए और बिना पीछे देखे दहलीज़ पार कर ली। दरवाज़े से बाहर निकलते ही उसे अपने पीछे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने इश्तियाल में आकर कुछ उठाकर दीवार पर दे मारा हो। लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ना था?